आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बंगाल के बाद महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश सियासत में बगावत का ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा गया है कि शिवसेना यूबीटी के टूट का तो मंचन इस वक्त दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के टूट का मंचन हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश की स्क्रिप्ट भी जो है वो लिखी जा चुकी है, लेकिन अब ये देखना है कि वो फिल्म रिलीज कब होगी। उद्धव ठाकरे के साथ तो खेला हो गया। एकनाथ शिंदे ने ऐसा ऑपरेशन टाइगर चलाया कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे से विद्रोह कर दिया। उद्धव के पास अब सिर्फ 3 सांसद बाकी हैं। उद्धव सेना के बागी सांसदों ने दिल्ली में खूंटा गाड़ दिया है, यानी उद्धव की पार्टी में अब टूट तय है। लेकिन बगावत की पिक्चर का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। असली थ्रिलर तो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, क्योंकि आज यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है, ये ओम प्रकाश राजभर का दावा है। तो क्या ममता और उद्धव के बाद अब अखिलेश यादव के सांसद भी विद्रोह करेंगे? राजभर ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या जवाब दिया, तफसील से बताऊंगी, डिटेल दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात हो जानी चाहिए अभी जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र। उद्धव सेना के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी सौंप दी है। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने स्पीकर को साइन वाली चिट्ठी लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। खबर तो यह भी है कि बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे के साथ भी सीक्रेट मीटिंग की। उद्धव कैंप के सांसदों ने भी स्पीकर से मुलाकात की। उद्धव कैंप ने ओम बिरला से अपील की है कि वो इस मामले में कानून, नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत फैसला लें। तो उद्धव कैंप के सांसद अब 3 ही बचे हैं। अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और इसके अलावा एक राजाभाऊ वासे नासिक के सांसद है। तो अब ये 3 सांसद तो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी 6 सांसद बागी हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे से जिन 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत की वो कौन कौन है, वो आपको तस्वीर दिखा दे। जिन 6 सांसदों की हम बात कर रहे हैं उनमें पहला नाम आता है संजय दीना पाटिल का, जो कि मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद हैं। परभणी से संजय जाधव हैं, शिरडी से सांसद हैं और भाऊ साहेब वागचौरे ये भी। यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल और उस्मानाबाद से सांसद ओम राजे निम्बालकर हैं। और इसके अलावा जो 3 सांसद अभी उद्धव कैंप के साथ हैं वो मुंबई साउथ सेंट्रल से सांसद अनिल देसाई, मुंबई साउथ से सांसद अरविंद सावंत और नासिक से सांसद राजाभाऊ वासे। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे हमारे साथ शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता जुड़ेंगे, गुलाबचंद दुबे शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक और समीर चौगांवकर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उद्धव कैंप में बगावत को लेकर इतना हड़कंप है। बड़ी खबर यह है कि उद्धव सेना की तरफ से लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई। उद्धव गुट ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अलग गुट को मान्यता ना दी जाए। पार्टी के नेता और सांसद अरविंद सावंत की यह चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर अरविंद सावंत ने लिखी। इंडिया टीवी से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि गुट मर्ज नहीं हो सकता, दल कर सकता है। सर, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात आपने की, क्या बातचीत हुई? क्या हमने इतना ही कहा लोकसभा अध्यक्ष जी से कि बस हम आप इतना अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में अगर कोई आता है अलग गुट बनाने के लिए तो सिर्फ नियम और कानून का पालन करिए और कुछ नहीं, और हम आपको आप पर विश्वास रखते हैं। आपकी आशंका क्या है? और नियम और कानून में क्या, जिस तरह से ऐसा कोई जाकर तुड़कर किसी में मर्द नहीं हो सकता। मतलब राजनीतिक दल को पूरा मर्ज करना पड़ेगा, एक गुट नहीं कर सकता। तो ये गलत होगा सर, अगर ऐसा हुआ तो क्या आगे कोर्ट या आगे? मुझे वो तो पूरी है कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोकसभा अध्यक्ष पर पूरा विश्वास रखते हैं और मैं हमेशा बिरला जी का आदर करता हूँ। तो 6 सांसदों ने बदला पाला और संजय राउत हलकान हो रहे हैं। समीर जी, अब ये जो नियम सिखा रहे हैं कि गुट जो है वो दल बदल नहीं कर सकता, मतलब कहीं और जाकर मर्ज नहीं कर सकता, केवल दल मर्ज कर सकता है।
देखिए, अब संजय राउत, पहले तो मैं इसका जवाब दूं उसके पहले मैं कहता हूं कि संजय राउत ने आज जो पत्रकार वार्ता ली थी और जिसमें जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और कहा फिर ये भी कहा कि इसे एडिट मत करना। हाँ, इसे एडिट मत करना, ये ठीक नहीं है। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना आपकी नाराजगी अपने सांसदों के साथ हो सकती है, लेकिन ये भाषा स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, अब आती है संजय राउत के बयान को लेकर। देखिए, अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे की अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद हाथ से निकल गए। अब आप लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये कह दें कि भाई इन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मत दीजिए, हम इनको रिकॉग्नाइज मत कीजिए, वो आपके हाथ से निकल गए। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के सांसदों ने एक अलग पार्टी में विलय किया था, इनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस 6 सांसद ये शिवसेना के अंदर मर्ज कर लेंगे और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के सांसदों के साथ इनकी काउंटिंग होगी, उनकी पार्टी में ये मर्ज कर देंगे और मुझे लगता है कि 48 घंटे के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कल की तारीख के लिए तो व्हिप जारी किया हुआ है। 2/3 गुट के रूप में नहीं रह सकता, 2/3 एक पार्टी में मर्ज हो सकते हैं और पार्टी शिवसेना है, उनके पास वो शिवसेना में मर्ज हो जाएंगे। 2/3 6 में से 3 बचे हैं, 6 मर्ज हो रहे हैं, तो कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब सांसद तय करते कि हमें जाना है, पार्टी छोड़कर जाना है, तो वो पार्टी भी तो लीगल जो ऑप्शन है उसके ऊपर विचार करके फाइनल करके तय करते हैं ना। 6 सांसदों का इंतजार किया, हो गए, अब वो शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं है। शिवसेना के वो आधिकारिक रूप से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि अगर पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया आज और कल जो है सांसदों को अपनी हाजिरी देनी है, अब 6 सांसद तो हाजिरी नहीं देंगे आज की पूरे घटनाक्रम के बाद, तो ऐसे में क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? बिल्कुल नहीं जाएगी सदस्यता, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी उनके साथ है। 9 में से 6 सांसद उनके पास है, कोई सदस्यता नहीं जाएगी। भले ही पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया हो, अब वो आधिकारिक रूप से शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सवाल तो फिर ये बनता है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, बिछड़े सभी बारी बारी। हाँ, नमस्ते। कोई बात नहीं, क्या करें, हम जब बिछड़ गए तो हम क्या करें। हमने तो टिकट दिया, चुनाव चिन्ह दिया, साधन संसाधन दिया, सब चुन के आए, एमपी बने। सरकार में हम आ नहीं पाए तो मंत्री तो बना नहीं सकते। जितना देना था उससे ज्यादा दिया, अब कुछ कमी रह गई होगी। उनको शायद हमारी लीवर, किडनी सब चाहिए होगा तो नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे। आप जो बात कह रहे हैं उसमें क्यों मुझे पार्टी की लाचारगी दिखाई दे रही है सर? नहीं है, देखिए, एक बार 2022 में टूटे, कोई बात नहीं, उस समय ऑपरेशन लोटस हुआ, सबने देखा, बट इस बार टूट का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। एक विपक्ष के नाते हम लोग ठीक हैं, खुश हैं, 20 विधायक, 9 सांसद, कुछ नगर सेवक, दे नहीं समझ में आ रहे हैं। आसमान तो ठीक है, अब सबको महासागर में जाना, लोग, हमारे नेता ने भी कह दिया ऐसा तो है नहीं, और हमने बांधा भी नहीं है आपको, आप खुश रहिए। सिर्फ दुख इस बात का है कि आपको टिकट देते हैं, जिस जनता ने आपको वोट दिया, वो जनता क्या सोच रही होगी आज। आखिर किसी न किसी पार्टी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और जीते, तो बड़े जल्दी सर आपने हथियार डाल दिए। मुझे तो लगा कि अभी उद्धव ठाकरे और लड़ाई लड़ेंगे और संजय राउत के खास तौर पर आज जिस तरीके की भाषा थी उसके बाद तो मुझे लगा कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है। देखिए, अब बात समाप्त हो चुकी है, अब जो जाना है वो चला जाएगा, जिसको रुकना है वो रुकेगा। यही तो जीवन है मीनाक्षी जी। हम लोग सुचिता की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। आनंद दुबे तो व्यक्तिगत ढंग से बहुत अच्छी बात करने वाले नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जो भी आप समझे। चूंकि मैं भी शहर में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर हूं, परिवार के पास हूं, तो जो भी हो रहा है उसको जो होना है वही है, वह है जो राम रच राखा, जो राम भगवान ने चाहा है वही होगा, उसमें क्या करें। गुलाब चंद जी, आपका काम तो लग रहा है उद्धव ठाकरे ने ही आसान कर दिया है। संजय राउत भले भड़के हुए हों, लेकिन सबसे पहले तो गार्ड्स उद्धव ठाकरे ने ही डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जिसको जाना है वो जाए, जिसे रहना है रहे। लेकिन पार्टी ने कल व्हिप जारी किया है। कितने लोग चाहिए आपको, कितने सांसद समेटेंगे? मीनाक्षी जी, यहाँ बात समेटने और लपेटने की बात नहीं है। हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व इतना अविरल है, अब इतना पारदर्शी है कि लोगों के जो कहीं भटक गए थे, जो छटक गए थे, उनके जेहन में कहीं कहीं बात आई 2022 के बाद। अब 2026 में कहीं कहीं बातें आई कि नहीं, मुझे सही हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाला मर्द मराठा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ही शिवसेना फलीभूत होगी, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब आज के तारीख में ऐसी परिस्थिति जब बदली, तो ऐसी परिस्थिति में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि नहीं, ठीक, जिसको जाना है आना है,
तो अगर ऐसी बात है तो 2022 में इतना बड़ा हृदय दिखा दिए होते। नहीं नहीं जैसे सर, हमारे छोटे भाई परिस्थिति बदली नहीं है, आपने परिस्थिति बदलवाई है। ऑपरेशन टाइगर आपने किया है, तब ये सांसद टूट कर आए हैं आपके पास। मीनाक्षी जी, चार्टर्ड जहाज समय जा रहे हैं, चार्टर्ड समय से जहाज, बलवान कोई मीनाक्षी नहीं जी, होता है। जैसे समय से ओला बलवान उबर कोई होता नहीं है, समय वैसे समय ही ला करके चार्ट- यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इसलिए क्या करें आज अब? इन नेताओं के मन में हताशा और निराशा कहीं दिख रही है। आज परिस्थिति यहाँ पे लाने का काम किसने किया? अगर इसके पूर्व अगर किए होते तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब समय समय पर रहते हुए आदरणीय उद्धव साहब को कहा करते थे कि जिन दलों से बेमेल बेमेल हमारे विचार हैं, क्या हमारा कांग्रेस से या राष्ट्रवादी कांग्रेस से या सपा से या बसपा से या तमाम जो इन लोगों का गठबंधन तैयार हुआ, तो क्या उससे हमारा मेल खाता था राष्ट्रवादी अभी कभी? भी गठबंधन में लेकिन है। नहीं, एक बार भी कभी नहीं उन्होंने सुना, एक भी कभी नहीं माना। वही अजित आज पवार हालात आपके साथ आए। बनी नहीं है। नहीं, ये समीर जी कुछ कह रहे हैं सर आपको। जी गुलाब समीर चंद जी, जी, आप जिस बेमेल गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं कि बेमेल था, तो वही राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार तो आपके साथ गठबंधन में आ गए थे, आज भी आपके साथ सत्ता में सहभागी है वो गठबंधन में। जी, लेकिन उस गठबंधन जो अजय दादा के नेतृत्व में काम कर रहा था राष्ट्रवादी, उस नेतृत्व में उस नेतृत्व के साथ में मैं हूं और था और रहूंगा भविष्य में। मैं आदरणीय शरद पवार साहब के उस नेतृत्व में बात किया, उस राष्ट्रवादी की मैंने बात किया। आपसे मैं बताना चाहूंगा समीर जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं जो भी चर्चा हो रही है सर, के प्रति नहीं, हम इसको वापस से लेकर आते हैं ना, शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे। रतन शारदा जी, ये जितना आसान दिख रहा है अब कि सांसद टूट गए, उद्धव जी ने भी जाने दिया, शिंदे जी ने भी वेलकम कर लिया, ये कहानी तो केवल आज दिखाई दे रही है, स्क्रिप्ट तो लंबे समय से लिखी जा रही है। ये दरअसल एनडीए का कुनबा बढ़ाने वाली जो स्क्रिप्ट है, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है, जो महाराष्ट्र में पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका हासिल क्या है? एनडीए तो हासिल पर हासिल किए जा रही है, विपक्ष कितना टूटेगा और कितने टुकड़े टुकड़े होगा? देखिए, विपक्ष के गिरने का कारण विपक्ष स्वयं है। भाजपा के पहले भारतीय जनसंघ 1950 में स्थापित हुआ था। 1984 में उनकी 2 सीटें आई, उसके पहले शायद 10-11 आती थी। उसके बाद भी वो टूटा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुई, कम्युनिस्ट पार्टी में आपस में झगड़े हुए, टूटी, लेकिन उसको आपस में टूटी, उनको कोई तोड़ नहीं पाया। कुछ कम्युनिस्ट लोग बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल के समय टीएमसी में गए, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल देखें, जिस संगठन के अंदर कोई आदर्श है, किसी प्रकार की बातें हैं, वैसे नहीं टूटते हैं। और जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, 2022 में उन्होंने अपना भविष्य अपने आप काली स्याही में लिख दिया, जब उन्होंने 30 साल पुराने गठबंधन को केवल सत्ता के लालच में अपने मृत प्राय, जब उन्होंने खुद कहा कि अपने अंतिम सांसें गिन रहे थे बाल ठाकरे जी, उनके सामने उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बाल ठाकरे तो कोई मुख्यमंत्री बनने के लालच में कभी नहीं रहे। उन्होंने तो कहा मुझे सत्ता की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे ही लोगों के मनों पर राज करता हूँ। ऐसे उद्धव ठाकरे जब उन्होंने कांग्रेस के हाथ मिलाया, उसके बाद उनकी तो आदर्शवादिता खत्म हो गई। और क्यों उस समय, उसके बाद लोग क्यों टूटे? जब लोगों ने कहा हमारी चलती नहीं थी, अजीत दादा की चलती थी, हमारी कुछ नहीं चली, हमारा कोई सुनता नहीं था, मिलते नहीं थे। फेसबुक चीफ मिनिस्टर, फेसबुक लीडर बने रहे, वो सोशल मीडिया के लीडर है, वो अपनी पार्टी के लीडर नहीं है। देखिए, जो सत्ता मिलती है अपने पिता के कारण, अपने वंश के कारण, वो केवल सत्ता मिलती है, उसको संभालना ये उस नेतृत्व का काम है। आप देखिए, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आनंद जी के पास लेके जाती हूँ इस बात को। आनंद जी, देखिए, मैं आपका हॉलिडे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन तस्वीर दिखाने का काम रतन शारदा जी कर रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत है रतन जी। अब बहुत कुछ लोग कहेंगे, बहुत लोग सुनेंगे, अब इस पर हम लोग बाद में विश्लेषण करेंगे। तो हमारी गलती है, और जैसा रतन जी ने कहा कि अब उस गलती कहाँ हो गई, गलती क्यों लोगों को हम लोग पहचान नहीं पाते। कोई मशीन लेके आएंगे विदेश से, अब जो आदमी पहचानने वाली मशीन लाएंगे और कुछ करेंगे भविष्य में। क्या हो गया आनंद जी आपको? उद्धव जी को जरा भेजेंगे किसी ज्ञानी के पास तो जल्दी इलाज हो जाएगा। लोगों के ऊपर शक मत करिए, अपने गिरेबां में झांकिए कि क्या कमी रहेगी जो उद्धव ठाकरे लोग टिकते नहीं है, भविष्य नहीं दिखता। देखिए, नेतृत्व प्रेरक नहीं है, उनको अपना भविष्य नहीं दिखता। जो राजनीति में आए हैं अपना कुछ करने के लिए आए हैं ना। अगर उनको दिखता है कि इस पार्टी में कोई सोच नहीं है, कोई प्रेरक विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, तो उसमें क्या टिक के करेंगे वो लोग? आप इस पे गौर करिए।
आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन विचार किस पे हो? जैसे कांग्रेस में जब बड़ी बात यह है कि आप विचार ही करते रह गए। मैं ये कह रही हूँ आनंद जी, आप विचार ही करते रह गए। उद्धव ठाकरे विचार ही करते रह गए। पार्टी के 6 सांसद और लेकर चले गए एकनाथ शिंदे जी। उद्धव कैंप में इतनी खलबली मची हुई है, संजय राउत कैमरे के सामने गालियां दे रहे हैं। इस बीच शिंदे गुट के शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने संजय राउत को लेकर बड़ी बात कही। प्रताप जाधव ने कहा कि संजय राउत शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस में मर्ज करवाना चाहते हैं। संजय राउत ने खुद क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करने की बात कही थी। उद्धव कैंप के सांसदों ने अब अगर पाला बदल लिया तो फिर इसकी असली वजह तो संजय राउत को ही पता होगी। ये देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद संजय राउत ने ही कहा है कि रीजनल पार्टियों ने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। इससे हमारे दिल में संदेह है कि संजय राउत शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज करे, और मुझे लगता है वही सभी बातें खुले कर रहे। अभी हमें तो मालूम नहीं है कि उनके सांसद हमारे साथ आ रहे, लेकिन संजय राउत ही बता रहे कि हमारे सांसद उनके साथ में जा रहे। तो मुझे लगता है कि वही आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितने सांसद है, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। तो ये सब संजय राउत ही बताएंगे। जो बात अभी प्रताप जाधव कह रहे थे, समीर जी, बात तो सही है। अभी तक तो संजय राउत सलाह दे रहे थे कि एनसीपी को विलय कर लेना चाहिए, टीएमसी को विलय कर लेना चाहिए। आपने अपना घर संभाला नहीं और दूसरों को आप पट्टी पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी गलती है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के राज्य पार्टी टूटती चली जा रही है। वो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। एक बार आपकी टूट गई, उसके बाद आपको पार्टी को संगठन की तरफ ध्यान देना चाहता, सांसदों से आपको लगातार संपर्क में रहना था। आप मातोश्री में सांसदों से मिलते नहीं हो, आप अपने विधायकों के साथ बैठकें नहीं करते, आप अपने कॉर्पोरेटरों के साथ मिलते नहीं हो। जब संवाद कम होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं होगा और सांसदों को लगेगा कि भाई हम चुनने के आने के बाद भी पार्टी में हमारा कोई सम्मान नहीं है, नेतृत्व से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। और उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली में कोई कमी रही होगी कि पार्टी एक बार इतनी बड़ी टूटने के बाद आज जब आपके पास यह सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे से लड़कर जब सांसद बने और 2 साल बाद वो आपकी पार्टी छोड़ने की स्थिति में आ गए, तो मुझे लगता है कि कहने के आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कि पार्टी को एक साथ ले जाने की जो क्षमता होती है उसमें कोई कमी है, उसके कारण पार्टी का ये हाल हो रहा है। उद्धव ठाकरे उस पर विचार करें। और लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब भाई संजय जी ना पार्टी रहे, पहले वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे, उद्धव ठाकरे से आके विधायक बनते, आज वो पार्टी छोड़ते हैं, तो सत्ता का चुंबक भी एक बड़ा कारक होता है विधायकों को और सांसदों को। मैं तो कहती हूँ वही सबसे बड़ा कारक होता है। निश्चित रूप से सत्ता वही सबसे बड़ा कारक होता है। रतन जी, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, बोलें। मेरा कहना था कि जब नेता को किसी कारण एक्सपर्टीज कम होती है तो अच्छे सलाहकार ढूंढता है। ये सभी नेताओं की खासियत है, चाहे कॉर्पोरेट है चाहे राजनीतिक हो। दुख की बात है कि उद्धव ठाकरे ने एक संजय राउत जैसे व्यक्ति को अपना सलाहकार चुना, जो उनका किचन कैबिनेट था, टिपिकली किचन कैबिनेट था, किचन का कैबिनेट था। उसके अंदर व्यक्ति ने जो शिवसेना को तोड़ने में, शिवसेना को बर्बाद करने में जितना बड़ा हाथ संजय राउत का किसी का नहीं है। जब तक ये उनके ध्यान में नहीं कि शिवसेना का जो बचा खुचा जो भी 10-20% है वो भी बचेगा नहीं, क्योंकि इस तरह के नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह का उन्होंने तोड़ जोड़ किया, जिस तरह से सबका अपमान किया, वो उन जैसी छोटी पार्टी को शोभा ही नहीं देता था। जो मर्यादा में रहते रहे सलाहकार रख के उद्धव ठाकरे खुद की बर्बादी की उन्होंने। नहीं तो और जहां तक टीएमसी का सवाल है, कृपया उसको कंपेयर ना करें। टीएमसी के पाप जो थे 15 साल के सबने देखे। वहां जिस प्रकार लोगों के आगे नाक रगड़ रहे हैं, जिस प्रकार से माफिया मांग रहे हैं, जिस तरह से लोग उन पे अंडे और फेंक रहे हैं और दुनिया भर की गालियां दे रहे हैं, उससे पता चलता है कितना अन्याय वहां के लोगों पे हुआ। तो अपनी जान बचाने के लिए लोग छोड़ रहे हैं टीएमसी। और वो भी कह रहे हैं कि पुत्र का मोह जो था उसने बर्बाद किया। जो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आने थे उस दिन टीएमसी के प्रवक्ता रिजल्ट आने के पहले कह रहे थे कि अगर हम हारे, जो कि पूरा चांस है कि हम हारेंगे, तो उसका एकमात्र दोषी अभिषेक होगा। अभी वो उसकी आंटी उसको छोड़ना नहीं चाहती। अगर छोड़ना नहीं चाहती बर्बादी, तो जब आपके सलाहकार गलत होंगे तो किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते अगर आप खुद फ्रंट पे नहीं है। ठीक है, मैं तो गुलाब जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आपकी तो ताकत और बढ़ने वाली है। अगर कानूनी तौर पर कोई पेंच नहीं फंसा और जैसे कि आनंद जी कह रहे हैं कि जिन्हें जाना है सो जाएं, जैसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब वो इस पे कोई क्लेम नहीं करेंगे, तब तो आपकी पार्टी की ताकत और बढ़ जाएगी। आप और मंत्री पद मांग सकते हैं, मुख्यमंत्री भी मांगेंगे, आप मुख्यमंत्री भी मांग सकते हैं। मीनाक्षी जी, यहाँ पर मांगने और डिमांड का विषय नहीं है। यहाँ पर स्वेच्छा से सभी राजनीतिक शीर्ष
सांसदों ने निर्णय लिया कि हमारा राजनीतिक भविष्य यहाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया। उनका फैसला और हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। न हमारा ना कोई ऑपरेशन है, ना हमारा कोई किसी सांसद के ऊपर दबाव है। नहीं, फिर ऐसा ना कहें कि आपका कोई ऑपरेशन नहीं। आनंद दुबे जी चाहे जो भी बात कह रहे हो, लेकिन उनकी इस बात में तो दम था। जैसे ओला उबर काम करते हैं वैसे आपके चार्टर काम कर रहे थे, तो क्रेडिट ले लीजिए ना, आप लोगों ने अच्छा काम किया है अपनी पार्टी के लिए। आनंद दुबे जो भी कह रहे हैं, आनंद दुबे को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए उनको तय करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं, हम उनके बड़े भाई हैं, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप आ जाइए, अभी वक्त है, वक्त गवाए बगैर आप अपना निर्णय ले लीजिए। जब देश के कद्दावर नेता जब जैसे होता है संसद में बैठ करके सदन में, और अभी जिस तरह से संजय राउत जी असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गाली गलौज उतर गए हैं, आपको नहीं लग रहा मीनाक्षी जी ये कितनी बड़ी निराशा, कितनी बड़ी हताशा है? एक सदन में बैठ करके इस लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति, कई वर्षों से, कई दशकों से, संजय राउत जैसा व्यक्ति। सर, मैंने गाली वाली बाइट एकदम क्यू करके रखी है, लेकिन मैं प्ले इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की डिमांड करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ गई है तो एनडीए में और डिमांड करेंगे? मैं तो ये जानना चाहती हूँ आपसे। 2/3 वाली गिनती पूरी हो गई है। मीनाक्षी जी, ताकत तो हमारा 2024 और हमारा लोकसभा से लेकर विधानसभा लेकर के राज्यसभा सदस्य और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, आप सब इसको गवाह हैं कि हमारे शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारी ताकत कितनी दुगनी हुई है, कितनी चारगुनी हुई है। वो बताने के कहने की आवश्यकता नहीं। वो तो हमारे आनंद दुबे जी, अगर मैंने आंकड़ों को तो कहेंगे कि नहीं मजबूत हम हुई हैं। हम यहाँ पे मजबूती के लिए नहीं, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे जी के विरासत को लेकर चलने का जो संकल्प है, उस पे अनुरूप हम निकल पड़े हैं। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पीछे महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र का शिवसैनिक निकल पड़ा है। ये हमारी कल्पना थी। हमको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं। अगर हमारे काम अच्छे होंगे, हमारे तौर तरीके अच्छे होंगे, तो मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री पद आता हो जाता है। ठीक सर, मैं एनडीए की बात कर लेती हूँ इस पे। रतन शारदा जी, मैं एनडीए की बात कर लेती हूँ। जो बात गुलाब चंद दुबे जी कह रहे हैं, वो तो जब चुनाव नजदीक आएगा और फिर जब टिकटों के बंटवारे का समय आएगा, तब मैं देखती हूँ ये एका कैसे किस तरीके से काम करती है। लेकिन अभी की जो चर्चा चल रही है, फिर वो चाहे विमेन रिजर्वेशन की बात हो, वो डीलिमिटेशन की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, वो कास्ट सेंसस की बात हो, हर एक मसले पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का लक्ष्य यही होगा कि एनडीए की ताकत बढ़ाना। टीएमसी के बाद फिर अब यूबीटी शिवसेना का गुट टूटने के बाद एनडीए की ताकत को अब आप कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी है। मुझे लगता है राज्यसभा के इलेक्शन भी हुए हैं अभी, उसके बाद वर्ष में और भी बहुत सारी सीटें खाली होंगी, 1/3 राज्यसभा खाली होगी। अड़चन राज्यसभा में, लोकसभा में तो है ही नहीं, क्योंकि जो अच्छे बिल हैं उनके लिए तथाकथित विरोधी पक्ष भी, जो अच्छे विरोधी पक्ष है, विरोध कब नहीं करना, ऐसे ही लोकसभा में आज भी है। और इसलिए समस्या राज्य के, उसके लिए जो भी इलाज करना है, अभी जब नए इलेक्शन होंगे उसके बाद उस बिल्कुल प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। और विरोधी पक्षों को ये ध्यान में आना चाहिए कि जब भारत के विकास की बात है, भारत की समस्या दूर करने की बात है, विमेन रिजर्वेशन जैसे एक प्रोग्रेसिव बिल की बात हो रही है, उस समय अंधा विरोध करना शोभा नहीं देता। इसके कारण वो हार रहे हैं। जब तक अपनी हार की कारण वो नहीं समझेंगे ना, तब तक वो होता रहेगा। इसलिए एनडीए को अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जरा भी समझदार हुए और अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहते होंगे, तो जहां जहां प्रोग्रेसिव विधेयक आ रहे हैं, जहां जहां पॉजिटिव विधेयक आ रहे हैं, उनका साथ देंगे। लेकिन डिलिमिटेशन के बात पर और विमेन रिजर्वेशन के बात पर हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक का वो पूरा प्रोटेस्ट देखा था। समाजवादी पार्टी हो, चाहे पूरब में टीएमसी हो, दक्षिण में डीएमके हो, लेकिन अब ये जो एनडीए 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी दिशा तो वही है ना सर, बड़ी है। लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में अभी 360 आपको चाहिए टोटल सांसद 2/3 मेजोरिटी के लिए। अभी उसके लिए भी 25 सीटें कम है। एकनाथ शिंदे के पास ये 6 सांसद आ गए, टीएमसी में टूट हो गई, डीएमके के 22 सांसद आपको समर्थन दे देंगे। उसके बाद भी 20 से 25 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में जरूर मुझे लगता है 4 से 5 सांसदों की कमी थी जो पूरा कर लेंगे। समीर जी, लास्ट टाइम जो वोट डिवीजन हुआ था उसमें 298 मिले थे, लेकिन चाहिए थे 352 वोट चाहिए थे। 52 वोट कम पड़े थे उस समय। स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा ना। तो अभी 20 टीएमसी के और 6 बागी विधायकों के जोड़ दे तो 324 तक के आंकड़े तक तो पहुंच रहे हैं। 324 तक पहुंच गया। 360 चाहिए अगर जो वर्तमान
लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका अगर 2/3 करेंगे तो 360 इनको चाहिए अगर पूरे सांसद उपस्थित थे। कुछ वॉकआउट कर जाते हैं तो बात दूसरी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 360 का आंकड़ा लेकर चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शरद पवार के जो सांसद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार के, वो भी टूट सकते हैं, कुछ और सांसदों की टूट होगी, कुछ एब्सेंट हो गए। जब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगेगा कि 360 का आंकड़ा लोकसभा में हमने अचीव कर लिया है और हम ये बिल पास करा लेंगे, मुझे लगता है तब मानसून सत्र में लेकर आएंगे। और अगर लगता है कि मानसून सत्र में भी इतनी व्यवस्था नहीं हुई है तो फिर ये शीतकालीन सत्र में लेकर आएंगे। लेकिन ये बिल आना तय है, बस देखना ही है कि 1 महीने बाद शीतकालीन सत्र में आता है, मानसून सत्र में आता है या फिर नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र में आता है। ठीक है। अच्छा, संजय राउत की गाली गलौज की भाषा में उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं संजय शिरसाट, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों को संभालना था, वो संभाल नहीं पाए और अब संजय राउत अपने सांसदों को गाली देकर अपमानित कर रहे हैं। तो हम आपको संजय शिरसाट का बयान सुनाते हैं। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही। उबाटा गट के जो एमपीज है उनके अंदर अंदरूनी कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये बात सब मानते हैं। उन्होंने 14 तारीख को किसी की बैठक बुलाई थी, उसमें कोई खासदार एब्सेंट थे, वो वीसी पे थे ऐसे कहा जाता है। अब वो कहाँ है, वो लापता है, वो उनको भी पता नहीं। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, कि एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी और इसके ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज खासदार उनके साथ में रहना नहीं चाहते। तो एकनाथ शिंदे साहब का इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई खासदार अगर आप बोलते कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं तो उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये टाइगर वगैरह ऑपरेशन हमने कुछ छेड़ा नहीं है, ना हमने कुछ बनाया है। मैं तो ये कारण समझना चाह रही हूँ कि ये संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे हैं या संजय देशमुख है, नागेश पाटिल और निम्बालकर। समीर जी, आप तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स इतना अच्छे से समझते हैं, क्यों ये दूर होते चले गए उद्धव ठाकरे से? सत्ता के ग्लू वाली बात को अगर यदि हम अलग भी करते हैं तो क्या विपक्ष की राजनीति करना अब वो बूते की बात नहीं है या फिर ये नेतृत्व को लेकर परेशानी है? देखिए, मेरे पास सारी समस्याएं आपको एक साथ देखनी पड़ेगी, आपको पार्टी का संगठन भी अगर देखना, और मुझे लगता है कि अब विपक्ष को ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरीके की राजनीति करते हैं, संगठन के लिए 24 घंटे काम करते हैं, पार्टी संगठन कैडर के लिए काम करते हैं, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, पार्टी को भी उसी तरीके से 24 घंटे, चाहे वो उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी और राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति वो सीखना पड़ेगा कि 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए कैसे उपलब्ध रहे, 24 घंटे की राजनीति कैसे करे, संगठन को मजबूत कैसा किया जाए, कैसे चुनाव लड़ने के लिए रणनीति तय की जाए, कैसे सत्ता में आने के लिए रणनीति को तय किया जाए। जब तक आप ये सीखोगे नहीं, अमित शाह जी की जैसा काम करने की शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी, आप आज की तारीख में राजनीति नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे अगर ये सोचे कि मैं मातोश्री में बैठकर राजनीति कर लूंगा, राहुल गांधी सोचे कि मैं 10 जन पर बैठकर राजनीति कर लूंगा घर के अंदर बैठ के, अब यह संभव नहीं है। आपको लगातार संवाद करना पड़ेगा, संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा और ये सारे विपक्षी दलों को चुनौती है। और ये तो अभी शुरुआत हुई है, ममता बनर्जी की शुरुआत हुई है, उद्धव ठाकरे की टूटी है, आने वाले समय में तो भी और पार्टियां टूटने वाली है, फिर महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई और राज्य हो। उत्तर प्रदेश पर ही आने वाली थी। समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गुलाब चंद दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।